नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा। हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का। एग्जिट पोल के नतीजों ने जो ट्रेंड बताया वो अब नेताओं के चेहरे भी बताने लगे हैं। जो हंगामा हल्ला चल रहा है इस वक्त कोलकाता में, वो भी कुछ कुछ इशारा तो दे ही रहा है, तो आज उसकी बात भी करेंगे। तमाम एग्जिट पोल्स ने ये भविष्यवाणी की है अभी तो अपनी तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में पहली बार बन सकती है। और इसके बाद से आपने देखा इन एग्जिट पोल्स में ये कमी है तो वो कमी है, और एग्जिट पोल तो पहले भी गलत हुए। तमाम तरीके की बातें टीएमसी की तरफ से कही जाने लगी, इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, एग्जिट पोल गलत हुए भी हैं। हमने कल आपको कुछ एग्जिट पोल दिखाए थे, कुछ नए एग्जिट पोल भी आ गए हैं। उनका डेटा कल जारी हुआ देर शाम, तो वो भी आज हम आपको दिखाएंगे। कुछ एग्जिट पोल हुए ही नहीं, जिनकी बड़ी प्रतीक्षा थी, वो क्यों नहीं हुए उसकी बात भी आज हम करेंगे। लेकिन कल कलकत्ता में जबरदस्त हंगामा हुआ, पहले आप उसकी तस्वीर देख लीजिए। और यह हंगामा हुआ जहां पर ईवीएम रखी होती हैं, स्ट्रांग रूम, वहां पर टीएमसी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की निगरानी में रखी ईवीएम्स में कुछ धांधली, कुछ गड़बड़ी की जा रही है। और एक के बाद एक टीएमसी के सारे नेता जो हैं कलकत्ता में एक ऐसी स्ट्रांग रूम के बाहर धरना देने के लिए पहुंच गए। कल रात कोलकाता के भवानीपुर के स्ट्रांग रूम पर थोड़ी देर के बाद अचानक फिर पहुंचती हैं ममता बनर्जी। अब सिटिंग चीफ मिनिस्टर अगर स्ट्रांग रूम में कुछ गड़बड़ हो रहा है ईवीएम के साथ, ये आरोप लगाते हुए पहुंचे, तो आप समझिए कि उनके पीछे जो फौज खड़ी है कार्यकर्ताओं की, वो कितनी आंदोलित हो जाएगी। और हुआ भी वही। खैर, ये तमाशा कई घंटों तक चलता रहा। जिस वक्त ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंची, उनके साथ एक गाड़ी भी पहुंची। उस गाड़ी में टीएमसी का पोस्टर लगा हुआ था। गाड़ी के अंदर क्या था ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद वहां बीजेपी के वर्कर्स पहुंच गए। उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया कि उन्होंने आरोप लगाना शुरू किया कि ममता बनर्जी यहां कुछ गड़बड़ करने के लिए पहुंची हैं, गाड़ी लेकर के आई हैं। विरोध शुरू हुआ तो पुलिस ने टीएमसी की गाड़ी को वहां से हटवा दिया। इस बीच बीजेपी और टीएमसी के वर्कर्स के बीच जो होना था वो हुआ, भिड़ंत शुरू हो गई। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सखावत मेमोरियल स्कूल के ईवीएम के स्ट्रांग रूम में जाकर लगभग 4 घंटे तक अंदर रहने के बाद रात करीब 12:07 पर अपना ये प्रोटेस्ट कह लीजिए, ये सतर्कता अभियान, इसको बंद किया। ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि 24 घंटे स्ट्रांग रूम्स की पहरेदारी कीजिए, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ममता बनर्जी ने अपने अंदाज में वार्निंग भी दी कि अगर किसी ने कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उनकी एक आवाज पर सेकंड भर में 10,000 लोग खड़े हो जाएंगे। एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए, बट डोंट क्वार। दिस इज नॉट द प्लेस फॉर क्वार। काउंटिंग का डेट में होता है, एक साइड और एक पार्टी रहता है और एक साइड एक पार्टी रहता है, और लोकतंत्र भी चलता है, प्रेस भी एक साइड में रहता है। लेकिन ये तो ठीक नहीं है। हम आने से तुम स्लोगन शाउटिंग करेंगे तो हम बोलने तो वो तो गुजरात से आया स्लोगन शाउटिंग करने के लिए, इधर का लोकल गुजराती नहीं है। जो फेसबुक में लाइव कर रहा था मैंने देखा, मेरे को पास भेजा प्रेस। लेकिन आप बोलो, हमारा तो एरिया है, हम 1 सेकंड में बोलेगा तो कॉल इंसिडेंट से हम 10,000 लेके इधर में खड़ा कर देगा। हमको बाहर से ले आने का जरूरत नहीं है। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम में पहुंची और भवानीपुर का मामला था जहां से वो चुनाव लड़ रही हैं। शुभेंदु अधिकारी उनको वहां से चुनौती दे रहे हैं, तो शुभेंदु अधिकारी भी एक्टिव हुए। उन्होंने तंज कसते हुए ममता बनर्जी को पूर्व सीएम कहा और कहा कि मुख्यमंत्री स्ट्रांग रूम में कोई अनुचित फायदा न ले पाए, कोई गैर कानूनी काम न कर पाए, इसलिए मैंने अपने एजेंट को भी उनके सामने बैठा दिया। एक ये तस्वीर उन्होंने पोस्ट की। आप सोचिए, आप ममता बनर्जी 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम के बाहर बैठी हुई हैं, उस तस्वीर में आपको दिख रही होंगी बैठी हुई, और सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो शुभेंदु अधिकारी का वकील है। उन्होंने कहा मैंने अपने आदमी को जानबूझ के वहां बैठा है कि जहां जहां ये जाएं तुम इनके साथ साथ चलते रहो ताकि ये कुछ गलत ना कर पाए। एक्चुअली हंगामा 2 जगह से शुरू हुआ था, मैं आपको बताता हूं। ममता बनर्जी जिस जगह पहुंची, इसके अलावा भी एक जगह और कल रात 9 बजे के करीब वहां पर हंगामा और प्रदर्शन शुरू हुआ। टीएमसी ने किया उसको शुरू। एक स्ट्रांग रूम की साइट पर पहुंचते हैं शशि पांजा और कुणाल घोष, दोनों टीएमसी के नेता हैं और दोनों चुनाव भी लड़ रहे हैं कोलकाता से ही। और वहां पहुंचकर उन्होंने ये दावा किया कि हमने सीसीटीवी कैमरे में देखा है कि अंदर स्ट्रांग रूम के अंदर कुछ लोग गए हैं। ये लोग क्यों गए हैं हमको पता नहीं है और ना कोई हमको बता रहा है। वो वहां धरने पर बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद में कहानी खुलती है उसकी। उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से ये बताया जाता है कि दरअसल जहां पर ईवीएम रखी हुई है मशीनें, वो एक सेक्शन अलग है उस पूरे स्ट्रांग रूम का, और एक दूसरा सेक्शन अलग है जिसके अंदर पोस्टल बैलेट रखे हुए हैं।
तो उन्होंने कहा पोस्टल बैलेट के सेग्रीगेशन का, उनको अलग अलग करने का काम किया जा रहा था और ये काम होगा, ये हमने सारे उम्मीदवारों को ईमेल के जरिए शाम को 4 बजे बता दिया था, सूचित कर दिया था और यह भी कह दिया था कि इतने बजे यहां पर आकर के हमारे कर्मचारी ये काम करेंगे, आप लोगों को अगर आके देखना है तो देख लीजिए। इसकी जानकारी पहले दे दी गई थी और उन्होंने यह भी दावा किया कि 3 कैंडिडेट्स और उनके साथ में लोग, उनके पोलिंग एजेंट, वो लोग आए भी चेक करने के लिए और उन्होंने देखा कि यही काम हो रहा है और वो लोग चले गए। लेकिन जो सीसीटीवी में इन लोगों ने देखा बाद में आकर के कि कुछ लोग अंदर गए हैं, वो इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी थे। इसकी तस्दीक किए बिना तृणमूल कांग्रेस ने वहां पर हंगामा शुरू कर दिया। बंगाल चुनाव आयोग के चीफ हैं मनोज अग्रवाल। इन्होंने टीएमसी के आरोपों पर फिर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया कि स्ट्रांग रूम के अंदर का कोई सीसीटीवी कैमरा ना तो हमने बंद किया था और ना ही कोई गलत काम हुआ। टीएमसी ऐसे मनगढ़ंत आरोप लगाकर माहौल खराब ना करे। इतना ट्रांसपेरेंट था तब तो विजुअल आया, कोई सीसीटीवी बंद तो नहीं कर दिया। जो जितने 8 जो स्ट्रांग रूम है वहां पे, 7 ईवीएम के और 1 पोस्टल बैलेट का, सबका सीसीटीवी फीड तो बाहर जा रहा है। बाहर क्या है, 3 लेयर है सिक्योरिटी का, उसके बाहर है सीसीटीवी जहां पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठ के दे सकते हैं। उन्होंने हलचल देखी कि 4 बजे आसपास हलचल हो रही है। हाँ, हलचल हुई 4 बजे के आसपास, हमारे स्टाफ गए, वो खोल लेते आपका कहते हैं पोस्टल बैलेट का रूम, क्योंकि पोस्टल बैलेट का रूम क्या नियम है कि 4 बजे खोलेंगे। सब पॉलिटिकल पार्टीज को एज पर रूल इलेक्शन कमीशन के इंटीमेशन दिया गया था, कैंडिडेट्स को आरओ नहीं दिया था। आपको आना चाहिए था वहां पे आते आप जो है और आपके सामने खोला जाता, वरना 4 बजे खोल के कॉरिडोर में खाली वो सजा रहे थे कि और 7 डिस्ट्रिक्ट का जो है वो जाएगा वहां पे। कल 12 पहुंचना है, 12 बजे तक वहां एक्सचेंज होगा, उसके लिए तैयारी कर रहे थे वो आज। देखिए, एक बात तो यह कि जहां पर ईवीएम मशीनें वगैरह चुनाव के बाद रखी जाती हैं, इस सब का एक वेल लेड आउट प्रोसीजर है। हर चुनाव में वही प्रोटोकॉल फॉलो होता है। इतनी जगह कैमरे लगे होते हैं और 3-3 लेयर की सिक्योरिटी होती है। किसी बाहर के आदमी का, जो गैर वांछित आदमी है, उसका ईवीएम तक पहुंच पाना तो नामुमकिन काम है। वहां तक तो कोई जा ही नहीं सकता, कैंडिडेट भी नहीं जा सकता है ईवीएम को अंदर देखने के लिए, उसको भी एक हद तक जाने की परमिशन होती है। तो ये कहना कि वहां पर कोई गड़बड़ी कर लेगा, कोई अंधेरगर्दी मच जाएगी, इसमें तो कोई दम नहीं है, क्योंकि कैमरे, जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं हर चरण पर जो लगे हुए हैं, उसकी फीड बाहर आ रही है। वो बाहर बड़ी बड़ी स्क्रीन पर हर आदमी उसको देख सकता है, वो हर पल निगरानी कर सकता है कि ईवीएम जो रखी हुई है वो सुरक्षित रखी हुई है कि नहीं रखी हुई है। फिर भी ममता बनर्जी का 4 घंटे स्ट्रांग रूम में जाकर कल यूं धरना देना और 2 जगहों पर यूं तमाशा होना, क्या बता रहा है त्रिपाठी जी? ये भी है कि अलग किस्म का एग्जिट पोल है कोई? नहीं, देखिए, ममता जी जो कर रही हैं उनको शायद वो दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है। हमारे एक सामाजिक परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने एक 3 शब्द का एक फ्रेज लिख के भेजा, नारी माया अगोचर। इसका मतलब ये होता है कि जब दैवी शक्ति कुछ काम करती है तो उसको समझना मनुष्य के वश के बाहर हो जाता है। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो लगभग वही स्थिति होती हुई दिख रही है। और हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि ये वो ममता बनर्जी तो है ही नहीं जिसके लिए हम लोग जानते थे, जिस ममता बनर्जी को हम लोग एक तरह से कहें कि स्ट्रांग लीडर के तौर पर देखते थे, वो ममता बनर्जी तो ये है नहीं। और जब किसी को ये कहना पड़ जाए कि ये तो हमारा एरिया है, तो फिर तो बड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है। देश में कोई मुख्यमंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहे कि ये हमारा एरिया है, तो एरिया किसका होता है वो कोई बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये है कि डर बहुत ज्यादा है। जिस भय की बात की जा रही थी वो भय अब लोगों के दिमाग से निकलकर सत्ताधारी पार्टी के शीर्ष नेता के दिमाग में आ गया है। और इसका सीधा सा मतलब यह कि जो पावर था वो दिमाग से निकल चुका है, वहां भय ने जगह ले ली है। इसका मतलब पावर कहीं और शिफ्ट हुआ है। पावर कहां शिफ्ट हुआ है? शुभेंदु अधिकारी के पास। यह बहुत साफ साफ दिख रहा है और इसीलिए मुझे लगता है कि अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब कोई, मतलब मैं बार बार कह रहा हूं, कोई चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की हो, वरना ममता बनर्जी के ये जाने के लक्षण है। उनका काम पूरा हो चुका है, जो करने के लिए जिनको नियति ने तय किया था वो होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, कोलकाता के जो स्ट्रांग रूम के बाहर कल रात को हंगामा हुआ था, मैंने आपको बताया कुणाल घोष और शशि पांजा टीएमसी से वहां पर पहुंचे थे। आज भी वहां पर हालात काफी तनावपूर्ण है। कुणाल घोष ने आज सुबह नेताजी इंडोर स्टेडियम काउंटिंग सेंटर में जाकर के फिर एक बार सारी चीजें अपनी आंखों से देखी और सीसीटीवी के जरिए स्ट्रांग रूम की निगरानी भी की। और उनका कहना है कि उन लोगों को जानकारी मिली है कि आज भी शाम 5 बजे यहां कोई मूवमेंट हो सकता है, फिर पोस्टल बैलेट यहां पर लाए जा सकते हैं। इसलिए इस बार हमने अपने विटनेस को मौजूद रहने के लिए कहा है। ये तो सील्ड स्ट्रांग रूम है ना, तो अचानक हम लोग देखा सील्ड स्ट्रांग रूम वो खोल के कुछ लोग अंदर मूवमेंट हो रहा है। क्या मूवमेंट हो रहा है, कैसे मूवमेंट हो रहा है, क्यों होगा?
इसीलिए हमारा प्रोटेस्ट था, हम लोग जानना चाहते थे। तो वो लोग बोल रहे हैं हम भेजा है, हम मेल भेजा है। और अगर आप लोग मेल भेजा है तो घुसने क्यों नहीं दे रहा है? आप इनविटेशन लेटर भेज रहे हो और खाने के लिए कुछ भी नहीं हो, डिनर टेबल पे नहीं बैठने दे रहे हो, तो वो इनविटेशन लेटर का क्या मतलब था? इसीलिए मैडम शशि पाजा, हम लोग, मैं, हमारा एजेंट आयोन, हम सब लोग धरना पे बैठा था। बाद में वो डीओ मैडम आया और मैडम ने कही कि ये उसका एक गलती हुआ है, ये नहीं करना चाहिए। तो वो कुछ हमारा जो ऑब्जर्वेशन है हमने बोला वो हो रहा है, लेकिन अभी वो तो पूरा फुल सिक्योरिटी यहाँ पर तो एकदम फोर्ट बना दिया है। तो वहां पर हम सुबह आए थे, जो सीसीटीवी का जो स्क्रीन में कल मूवमेंट चल रहा था, वो स्क्रीन का क्या हाल है वो स्पेशली ऑब्जर्व करने के लिए। अभी तो उनमें कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन हमारा पास खबर है जे 5 PM करीब फिर वहां पर मूवमेंट हो सकता है। फिर कुछ बैलट आएगा, पोस्टल बैलट, और वहां पे मूवमेंट होगा। इसीलिए हम सब कैंडिडेट और हमारा सब कैंडिडेट और एजेंट लोगों को हम इन्फॉर्म कर देते हैं जो वहां पर अगर फिर से कोई मूवमेंट हुआ तो हम इसी को भी रिक्वेस्ट किया, हम लोगों को वहां पर एज विटनेस वहां पर रहना चाहिए। अब समझ में नहीं आ रहा कि कुणाल घोष साहब कल से लेकर आज तक किस लिए अपनी रातों की नींद उन्होंने जो है खराब की हुई है। क्या हो जाएगा स्ट्रांग रूम के अंदर? कोई नहीं घुस सकता स्ट्रांग रूम के अंदर। दर्जनों लोग तो दर्जनों या सैकड़ों लोग बाहर बैठे हुए हैं, हर कोई कैमरे पर देख रहा है, क्या कर लेंगे? लेकिन एक लाइन जरूर बोल दूं। हाँ, कल देर शाम से तृणमूल कांग्रेस ने झूठी खबर फैलाई कि कोई स्ट्रांग रूम में घुस गया और ईवीएम से छेड़छाड़ कर रहा है। कुणाल घोष जी अब बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ हो गया था। और एक लाइन उन्होंने बोली कि एकदम किला बना दिया है। इतनी जबरदस्त। अरे भाई, जब इतनी इस वक्त किलेबंदी की ही जरूरत है तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि इतना सेफ है, फिर अफवाह क्यों फैला रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं? इस तरह की जो कोशिश होती है कि अरे बड़ी गड़बड़ हो गई, मशीन में कुछ गड़बड़ हुई, ये अफवाह क्यों फैला? सर दूसरा मैं पूछ रहा हूं बचा क्या है? मतलब चुनाव हो गया, ईवीएम सील हो गई हैं, अब जो होगा 4 तारीख को होगा। उस बीच में क्या लोग नेता लोग दौड़ भाग करके कर लेंगे? कुछ नहीं हो सकता। एक तो देखिए, इलेक्शन का जो सिस्टम है उसको समझने की ज़रूरत है। ये जो बोल रहे हैं, कल रात को भी मैं कहीं था चैनल पर, तब भी ये बात हुई। मैंने कहा कि आप इसको समझने की ज़रूरत है कि इलेक्शन सिस्टम में होता क्या है। कि ये जो ईवीएम्स हैं वो कोई अकेला लेके नहीं जा सकता वहाँ पे, इलेक्शन ऑफिसर्स भी नहीं ले जाते। जब वो इलेक्शन मशीन्स ईवीएम बंद होती हैं तो उस समय जो पॉलिटिकल एजेंट हैं उनके साइन होते हैं, उनके सामने वो सील होती है, उस सील पर भी साइन होते हैं, ठीक है। फिर जब वो स्ट्रांग रूम में जा रही होती हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को अलाउ किया जाता है, उसको फॉलो कर सकते हैं। जब स्ट्रांग रूम में बंद होती हैं तब भी वहाँ पर साइन होता है पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट का, वो होता है, और उसके बाद वो लॉक हो जाता है। जब सील खुलती है काउंटिंग से पहले तब भी उनकी प्रेजेंस में होता है, और वो कोई एक पार्टी का नहीं, कम से कम 2-3 पार्टीज के वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव रहे, उनकी इसकी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग और सारी वीडियो रिकॉर्डिंग सबकी सब हो रही है, और सारे के सारे सीसीटीवी में वो कैद हो रहा है, मॉनिटर हो रहा है। और जब वोट डल गया, अब इसमें से कुछ बदल नहीं सकता कुछ खास। वहां पर कल रात को क्या बात हुई कि पोस्टल बैलेट्स, ये जो वीडियो आप दिखा रहे हैं, इसमें ये कहा गया टीएमसी ने कि भाई पोस्टल बैलेट्स को है ना, उन्होंने काउंटिंग करना शुरू कर दिया। तो ऐसा इलेक्शन कमीशन कर ही नहीं सकता। अब जो सिस्टम हो गया ना, देखिए जितना फर्जी वोट डलना होता है वो सब होता है, वो इलेक्शन से पहले होता है। इलेक्शन के बाद की संभावनाएं कम होती हैं, और वो जो हो सकती हैं वो काउंटिंग के वक्त होती है। मतलब यदि कोई ऑफिसर मिलकर कुछ करना चाहे, हालांकि वो भी संभव नहीं है क्योंकि सबके सामने हो रहा है, सारी बातें हो रही है, लेकिन जब वो रिकाउंटिंग और वो 2-4-5 वोट का इधर उधर होता है तब होता है। ये सब कुछ नहीं होता, क्यों जरूरत पड़ी? और अफवाहें, ऐसा टेंशन वाला स्टेट है तो वो अफवाह होती ही रात को बहुत वहां पर मारपीट होने वाली थी सर, सब कुछ हमारा तो कैमरा लाइव था। एक काम और करना चाहिए, नहीं सबके कैमरा है, और एक काम और करना चाहिए था ममता जी को भी, कुणाल घोष साहब को भी, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे उनको कहना चाहिए था कि हमने देख लिया, कुछ नहीं हुआ। कम से कम ये बात तो बोलना चाहिए ना। जब आप आ गए, देखिए मैं दोनों तरफ की बात बोल वो यही रहे थे, लेकिन क्या करें, कैसे बोलें? नहीं, मैंने बीजेपी वालों को सुना, वो कह रहे हैं कि ये सब तमाशा ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखने के लिए कर रही है। क्या कहूं, मनोबल को किस बात के लिए ऊंचा रखना? इससे क्या होगा? क्या अब 4 मई को कुछ होगा तो होगा, मनोबल ऊंचा होना होगा तो 4 मई को होगा। जिसको डिप्रेशन में जाना है वो 4 मई को जाएगा ही। हाँ, तो वो जिसको लड्डू बांटने हैं वो बांटेगा। बात खत्म हो गई। इसमें अभी 3 दिन में क्या आप कर लेंगे? लेकिन जो गिनती वाली बात आपने कही, वहां पे अभी भी मैं मानता हूं कि ये बीजेपी को भी और इलेक्शन कमीशन को भी, क्योंकि ये बीजेपी चैलेंजर है, इलेक्शन कमीशन अंपायर है,
इनको उस दिन तक के एहतियात भी लेने पड़ रहे हैं, कैसे वो आप देखिए। एक तो बीजेपी ने एक मीटिंग बुलाई है 2 तारीख को, मतलब कल, वो काउंटिंग डे के लिए मीटिंग, एक बड़ी मीटिंग, उसमें सारे विधायक, एमपी, उम्मीदवार सब बुलाए गए। तो काउंटिंग डे के लिए क्या तैयारियां स्पेशल कर लेगी बीजेपी, एक इसको समझेंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 2 कदम उठाए गए इस बार जो नए हुए हैं ऐड, और ये केवल बंगाल के लिए नहीं, ये सारे मतलब एक ये जो मैं खबर बता रहा हूं ये सारे राज्यों के लिए है। मतगणना केंद्रों में अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने अब ईसीआई नेट पर क्यूआर कोड आधारित फोटो पहचान पत्र प्रणाली शुरू की है। ये प्रणाली 4 मई 2026 को असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों के साथ साथ उपचुनावों की मतगणना के लिए है। इससे भविष्य के सभी लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में इसे लागू किया जाएगा। सरल शब्दों में क्यूआर कोड पहचान पत्र दिया जाएगा, वही आदमी काउंटिंग सेंटर के अंदर जा सकता है। तो एक पहचान को और वेरीफाई करने के लिए कर दिया गया कि कोई अनवांटेड आदमी काउंटिंग सेंटर में जा ना पाए। दूसरा, काउंटिंग डे से रिलेटेड एक खबर, कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक शिकायत पहुंची कि मतगणना पर्यवेक्षक काउंटिंग सुपरवाइजर्स, ये राज्य कर्मचारी के बजाय सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार के कर्मचारी या पीएसयू के कर्मचारी, उन्हीं लोगों को मतगणना के सुपरवाइजर बनाया है इलेक्शन कमीशन ने। तो ये शिकायत गई हाईकोर्ट में कि भाई इसमें राज्य सरकार के कर्मचारी जो हैं उनको क्यों नहीं बनाया जा रहा है। अब वहां जेरेबाजी जो भी हुई हो, लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि हम इस वक्त इस पर कोई एंटरटेन नहीं कर रहे हैं इस याचिका को। अगर बाद में कोई ऐसी बात आती, कहीं कुछ गड़बड़ हुई या इससे रिलेटेड, तो आप उसको शिकायत के रूप में लेकर के आइए, हम अभी इसमें इंटरवीन नहीं करने वाले हैं। लेकिन क्यों करना पड़ रहा है इलेक्शन कमीशन को? काउंटिंग सुपरवाइजर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय क्यों है, राज्य सरकार का कर्मचारी क्यों नहीं है? सर देखिए, सबसे पहले बात तो ये बताना चाहिए कहानी कुर्सी के दर्शकों की कि जो कुछ भी ममता बनर्जी कर रही हैं, हार का जो फ्रस्ट्रेशन है उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। मैं नहीं जानता हूं कि परिणाम क्या होगा। परिणाम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी नहीं जीतेगी, आप इशारे कर रहे हैं। मेरा आकलन अपना है कि 170 से कम सीटें भारतीय जनता पार्टी नहीं है। नहीं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, लेकिन एक जैसे क्या होगा ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। ये मेरा आकलन है कि 170 सीटें से कम भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, और जो दूसरा राउंड है उसमें कम से कम 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो जो कुछ भी आंकड़ा निकल करके आता हो, लेकिन हमारी आकलन क्या है, आपका आकलन क्या है? कहानी कुर्सी के दर्शकों ने तो पूरा अपना चुनाव सर्वेक्षण ही बता दिया है कि कहानी कुर्सी के इतने दिनों तक, 1.5 महीने तक फॉलो करने के बाद मेरा निष्कर्ष यह है, ये भी जरा आप बता दीजिएगा कि कौन आसाम में जीत रहा है, कौन बंगाल में जीत रहा है। उन्होंने, एक दर्शक ने पूरा लिस्ट भेज रखा है। देखिए, मोटा मोटी लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस हार रही है। उनको जो 2021 का कॉन्फिडेंस था वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। एक सोचिए कि एक मुख्यमंत्री स्ट्रांग रूम के सामने जाकर के बैठा हुआ 4 घंटे 12:10 पर उन्होंने वेन्यू छोड़ा है, और आप समझ सकते हैं कि उनको पता है, जो विजय जी ने सब चीज बता दिया, सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, सबके सिग्नेचर होते हैं। जब स्ट्रांग रूम खुलेगा उस समय भी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, उस समय भी सभी पार्टियों के जो एजेंट होते हैं उनके सिग्नेचर होंगे। जब स्ट्रांग रूम के साथ ईवीएम खुलेगा उस समय भी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, उस समय भी सिग्नेचर सभी के होंगे और सिग्नेचर का मिलान किया जाएगा। तो इतनी एहतियात के बावजूद भी आप कह रहे हैं, तो ये नैरेटिव बनाने की, हार से पहले उनको भय है ये बात कि चुनाव, शायद हम, उनका आकलन है कि हम ये चुनाव हार रहे हैं। एक तो ये। दूसरी बात यह है कि बंगाल के अंदर यदि आप देखेंगे कि जो बाहर से क्यों भेजा गया, क्योंकि पता था कि बंगाल के अंदर जो राज्य कर्मचारी थे वो पार्टी के साथ खड़े हो गए थे, इसलिए एक बाहर से, चाहे वो गुजरात का आदमी हो, चाहे वो बिहार का आदमी हो, चाहे वो पौंडीचेरी का आदमी हो, चाहे वो केरला का हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश से, बिहार से, गुजरात से गए हैं, पौंडीचेरी से भी बुलाए गए हैं, बाकी अन्य राज्यों से भी बुलाए हैं, कर्नाटक से बुलाए गए हैं। कर्नाटक में तो वो नहीं था ना, कर्नाटक में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। सभी जगह से कॉम्पिटेंट अधिकारियों को, और ग्रुप ए अधिकारी को तो चुनाव आयोग ने पहले बंगाल से ही मांगा था। अभी जो कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर हैं, अभी वो कौन है, उनके बारे में तो कहा जाता है कि दीदी के बहुत ही करीबी आदमी है जी।
उनके बारे में बोला जाता है। आप किसी से बंगाल में आप ब्यूरोक्रेसी से पूछिएगा कि वर्तमान पुलिस कमिश्नर कलकत्ता जो है वो दीदी के आदमी माने जाते हैं या नहीं माने जाते हैं। ठीक है सर। परेशानी क्यों है भाई? अच्छा, इसे किसी शिकायत को हाई कोर्ट में तो कई एप्लीकेशंस गई हैं अलग अलग मुद्दों पर। वो पुलिस के ऑब्जर्वर बनाए गए थे, उनके लिए भी गई थी कि क्यों दिल्ली से लोग भेजे जा रहे हैं। किसी अभी ये इलेक्शन कमीशन का क्योंकि डोमेन है, हाई कोर्ट ने कहीं हस्तक्षेप कर नहीं किया, कहीं भी उन्होंने इंटरवीन करने हर जगह इनकार किया है। अब जहां तक प्रोसीजरल बातें हैं या सेंट्रल फोर्सेस लगी हैं, ममता बनर्जी ने कहा ना ये तो चुनाव चोरी करना चाह रही हैं, तो उस पर पश्चिम बंगाल के जादवपुर विधानसभा सीट से सीपीएम के कैंडिडेट को सुनना चाहिए आपको। इनका नाम है विकास रंजन भट्टाचार्य। ये क्या कह रहे हैं? इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की निराशा है कि वो इस किस्म की बातें कह रही हैं और ये उनके लोगों ने 15 साल गुंडागर्दी और अपनी मनमानी की है, वो मनमानी अब नहीं चल पा रही है। वो आपको ममता बनर्जी के एक्शंस में दिखाई दे रहा है, वरना सीआरपीएफ हो या इलेक्शन कमीशन हो, हमें इनके किसी के कॉन्डक्ट से कोई शिकायत नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने प्रशंसा की। Her frustration is obvious because her goons could not had the free hand this time. Since 2011 onwards till today, the elections were controlled by TMC goons. After 11 o'clock in the morning, all the booths were really taken over by them, these goons, and they used to control. Now this time they failed. And that's the frustration and fear of Mamta. एक चुनाव हो रहा है और कांग्रेस और लेफ्ट वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि कहीं कोई हमको प्रक्रिया में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ममता बनर्जी जैसी नेता कोई पहली बार चुनाव लड़ रहा हो और पहली बार चुनाव प्रक्रिया को सामना कर रहा हो और वो इस तरीके से आरोप लगा और उसे लगे कि भाई ईवीएम में कुछ तरह की छेड़छाड़ हो सकती है तो समझा जा सकता है। ममता बनर्जी तो 1984 में पहली बार लोकसभा की सांसद बनी थी, 7 बार की लोकसभा की सांसद चुनाव लड़ी, वो इसी चुनाव प्रक्रिया से वो चुनाव जीती है। मुख्यमंत्री 3 बार की मुख्यमंत्री रही है, 2011 का चुनाव जीती है, 2016 का जीती है, उसके बाद 21 का वो चुनाव जीती है। तमाम चुनाव लड़ने के ममता बनर्जी का अनुभव है, चुनाव प्रक्रिया से हो गई है। और क्या लोकसभा चुनाव के समय भी ममता बनर्जी ने ऐसा किया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे कि ईवीएम के लिए छेड़खानी का आरोप लगा कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा सीटें जीतने के लिए ईवीएम में छेड़खानी कर रही है और ममता बनर्जी गई थी? किसी चुनाव में ममता बनर्जी का ऐसा व्यवहार देखने को नहीं मिला कि जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, इतनी बड़ी नेता, वो रात को जाए और 4 घंटे वहां पर जाकर बैठे। मुझे लग रहा है ये बता रहा है कि ममता बनर्जी किस तरीके से इस चुनाव में हार रही है और ममता बनर्जी को समझ में आ गया है कि ये चुनाव मेरे हाथ से निकल गया है। अब उन्हें लग रहा है कि जब चुनाव में हारूंगे 4 मई को तो मेरे पास ये कहने के लिए एक आधार हो जाएगा कि ईवीएम में जिस दिन गई थी 30 तारीख की रात को और 1 तारीख को जिस तरीके से आरोप लगाया था चुनाव आयोग पर, चुनाव आयोग ने धांधली की और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया है। हार का कारण मुझे लगता है ममता बनर्जी इसमें देखना चाहती थी। और जिस तरीके से कल ममता बनर्जी कहती है कि अभी 1 घंटे में 10,000 लोग यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे, तो क्या ममता बनर्जी बंगाल के अंदर कोई दंगा कराने के लिए इशारा कर रही है? क्या ममता बनर्जी चुनाव आयोग को यह कहना चाहती है कि भाई अगर चुनाव परिणाम मेरे अनुरूप नहीं आए तो 4 तारीख को पूरा बंगाल के अंदर आगजनी और दंगा कराने के लिए मेरे कार्यकर्ता तैयार होंगे? चुनाव में हार जीत लगी रहती है। चुनाव में तमाम एग्जिट पोल बता रहे हैं कि आप चुनाव हार रहे हो, आपको खुद लग रहा है कि सत्ता आपके हाथ से निकल गई है। ऐसे में जो भी परिणाम आए आपको गरिमापूर्ण स्वीकार करना चाहिए। इस तरीके से आप हिंसा की धमकी देने की कोशिश करना, कार्यकर्ताओं को हिंसा के लिए उकसाना, देश के चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना और दुनिया में यह बताना कि भारत में चुनाव जो हो रहे हैं वो निष्पक्ष चुनाव नहीं होते, मुझे लग रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता बनर्जी 2011 में चुनाव जीतती है तब ममता बनर्जी को आपत्ति नहीं होती है, 16 और 21 में जीतती है तब ममता बनर्जी को आपत्ति नहीं होती है। तो अपना चुनाव हारते हैं तभी होती है, तो हर किसी को नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर आ गई, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कुछ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1.5 लाख पर बनारस में आ गए तो क्या बीजेपी ने कहा कि कोई छेड़खानी हुई है? एक बार भी भारतीय जनता पार्टी आरोप नहीं लगाती है और ममता बनर्जी जिस तरीके से आरोप लगा रही है मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्य। ममता बनर्जी अभी अब बयान जो मैंने आपको सुना उसमें एक मजेदार बात बोली, आपने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा ये बाहर से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। बाहर से कौन लोग आए? बोले ये गुजराती बोल रहा था, गुजराती में नारे लगा रहा था। ये गुजरात का गुजराती है, ये बंगाल का गुजराती नहीं है। लोकल गुजराती लोकल गुजराती नहीं है। भवानीपुर यहाँ तक तो बात पहुंची है। भवानीपुर में गुजराती हैं गुजराती उनको आइडेंटिफाई हो जाता है, बट बांग्लादेशी उनको आइडेंटिफाई करने से मना करती हैं कि बांग्लादेशी मत है।